हमारे पास आज एक कहानी है खामोश हवेली की फुसफुसाती कहानियों से। और ये कहानी एक ऐसी जगह के बारे में है जहां खामोशी भी चीखती है। वाह। एक वीरान हवेली जिसके आंगन में रात उतरते ही कुछ जाग उठता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि इस हवेली की दीवारों में दफन डर, रहस्य और वो जो उदासी है उसकी असल वजह क्या है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं। कहानी हमें सीधे उस गांव के आखिर में बनी हवेली पर ले जाती है। वही टिपिकल डरावनी हवेली वाली तस्वीर। हाँ, वही टूटी हुई जालियां, दीवारों पर काई और एक बड़ा सा आंगन जो दिन में भी वीरान लगता है। लेकिन असली खेल तो सूरज ढलने के बाद शुरू होता है। अच्छा। गांव वालों का कहना है कि रात में वो आंगन जिंदा हो जाता है। आंगन का जिंदा होना ये अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली इमेज है ना? हाँ, मतलब यहाँ कोई भूत या चुड़ैल की बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि वो जगह, वो मिट्टी, वो हवा, उनमें जान आ जाती है। ये डर को ज्यादा गहरा बना देता है। सही कहा। और कहानी में भी यही होता है। दिन में सब कुछ एकदम सामान्य है। सूरज की रोशनी है, हवा में पत्तों की सरसराहट है, बिल्कुल नॉर्मल। लगता ही नहीं कि इस जगह से डरने की कोई वजह है। लेकिन शाम होते ही पूरा माहौल पलट जाता है। परछाइयां खिंचकर लंबी होने लगती हैं। और कहानी में एक बहुत कमाल की लाइन है। कौन सी? कि आंगन की मिट्टी से एक अजीब सी ठंडक उठती है, मानो जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। उफ, ये पढ़कर ही हाँ, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तो हॉरर का एक क्लासिक तरीका है ना? दिन का चैन और रात का खौफ। हाँ। और ये सिर्फ अंधेरे का डर नहीं है, ये एहसास है कि उस जगह की फितरत ही बदल रही है। और वो लाइन, जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा है, मतलब ये किसी मॉन्स्टर को दिखाने से 1000 गुना ज्यादा डरावना है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कल्पना को आजाद छोड़ देता है। अब हम सोचने लगते हैं कि नीचे क्या है, कितना बड़ा है, वो चाहता क्या है। डर बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर पैदा हो रहा है। वो पहली रात का जो अनुभव है वो इसी दिमागी डर को और पुख्ता कर देता है। अच्छा, क्या होता है पहली रात? आधी रात को आंगन से किसी के नंगे पांव मिट्टी पर चलने की धीमी धीमी आवाज आती है। छप छप छप। ओके। अब कोई भी होता तो डर जाता, लेकिन कहानी का किरदार हिम्मत करके खिड़की से झांकता है। और उसे क्या दिखता है? कुछ नहीं। आंगन बिल्कुल खाली। चांदनी रात में सब साफ दिख रहा है। कोई इंसान, कोई जानवर, कुछ भी नहीं। तो फिर आवाज? लेकिन, और यही कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है, मिट्टी पर ताजे कदमों के निशान साफ नजर आते हैं। अरे वाह! निशान बन रहे हैं, पर बनाने वाला कोई नहीं है। ये कमाल का सीन है। मतलब यहाँ पे जो सबूत है, यानी पैरों के निशान, हाँ। वो आंखों देखी हकीकत से मेल नहीं खा रहा। हाँ। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक डर। अब किरदार को अपनी ही समझ पर, अपनी आंखों पर शक होने लगता है। सही बात है। क्या जो मैंने सुना वो सच था, या जो मैं देख रहा हूँ वो सच है? ये कश्मकश किसी भी भूत को देखने से ज्यादा परेशान करने वाली होती है। तो ये एक तरह से किरदार के मन में ही एक जंग शुरू हो गई है। बिल्कुल। बाहर का डर अब अंदरूनी शक में बदल गया है। लेकिन कहानीकार इसे यही नहीं छोड़ता। अगली सुबह वो इस शक को और हवा देता है ना? हाँ, जब वो हवेली के मालिक से पूछने जाता है। और मालिक का जवाब तो रहस्य को सुलझाने की बजाय और उलझा देता है। वो टाल देता है बात को। बिल्कुल। वो सीधे सीधे कहता है, अरे कोई जानवर होगा। लेकिन उसकी आंखों में जो डर छिपा है वो साफ दिख रहा है। और फिर वो एक अधूरी सी बात कहता है, वो जगह अब सिर्फ यादों की नहीं रही। और ये लाइन, ये बहुत कुछ कह जाती है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? सिर्फ यादों की नहीं रही। इसका मतलब है कि अतीत अब सिर्फ अतीत नहीं रहा, वो वर्तमान में दखल दे रहा है। अच्छा। यादें अब सिर्फ दिमाग में नहीं है, वो उस मिट्टी में, उस आंगन में जिंदा हो चुकी हैं। मालिक जानता है कि वहां कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो उसका सामना करने से डरता है। और दूसरी रात ये खतरा और भी भयानक रूप ले लेता है। अब क्या होता है? पहली रात तो बस एक झलक थी, लेकिन दूसरी रात से ऐसा लगता है कि जो भी चीज वहां है वो अब सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं करा रही, बल्कि कुछ करने की कोशिश कर रही है। हाँ, अब सिर्फ चलने की नहीं, बल्कि मिट्टी कुरेदने की आवाज आती है, जैसे कोई अपने नाखूनों से जमीन खोद रहा हो। अरे, यहाँ डर का स्तर बढ़ रहा है। पहले सिर्फ आवाज थी जो निष्क्रिय थी, अब जो आवाज है उसमें एक मकसद है, एक काम हो रहा है, जमीन खोदी जा रही है। और माहौल भी बदलता है। हवा इतनी ठंडी हो जाती है कि खिड़की के शीशे पर भाप जम जाती है। और फिर जो दिखता है वो डर को एक नए स्तर पर ले जाता है। क्या? आंगन के बीच की मिट्टी हल्की हल्की हिलने लगती है, जैसे नीचे से कोई उसे ऊपर की तरफ ढकेल रहा हो। तो अब डर सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहा, वो दिखने लगा है। हाँ। पहले सिर्फ निशान थे,
जो एक घटना के बाद का सबूत थे। अब घटना हमारी आंखों के सामने हो रही है। मिट्टी का हिलना इस बात का साफ संकेत है कि जो भी नीचे है वो अब इंतजार नहीं करना चाहता, बाहर आना चाहता है। हाँ, ये टकराव की तैयारी है। और इसी मोड़ पर जब डर अपने चरम पर है, कहानी हमें अतीत में ले जाती है। अच्छा, तो अब बैक स्टोरी आती है। हाँ, हमें पता चलता है कि सालों पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था। उनकी एक बेटी थी जिसकी मौत उसी आंगन में हुई थी। ओहो। लेकिन अफवाह ये थी कि उसकी मौत हुई नहीं थी, उसे जिंदा दफना दिया गया था। और ये है कहानी का दिल, वो बिंदु जहां से सारी बिखरी हुई कणियां जुड़ जाती है। बिल्कुल। अब वो कदमों के निशान, वो मिट्टी खुरेदने की आवाज, वो हिलती भी जमीन, सबका एक मतलब निकलने लगता है। ये अब सिर्फ एक भूतई कहानी नहीं रही, नहीं। बल्कि इसमें अन्याय, गहरा दुख और एक माँ के कभी न खत्म होने वाले इंतजार का भाव जुड़ गया है। मैं उसी जगह पर बैठकर जमीन को देखती रहती थी, बस देखती रहती थी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ किए, बस देखती रहती थी। मानो उसे उम्मीद हो कि उसकी बेटी वापस आ जाएगी। कुछ समय बाद उस माँ की भी वही रहस्यमयी मौत हो गई। ये जानकारी तो सब कुछ बदल देती है। अब आत्मा का मकसद सिर्फ डराना नहीं लगता, नहीं, अब ऐसा महसूस होता है कि वो किसी अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश कर रही है। शायद वो बाहर निकलकर ये बताना चाहती है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो माँ का इंतजार अब उस आत्मा के इंतजार में बदल गया है। और तीसरी रात ऐसा लगता है कि वो इंतजार खत्म होने वाला है। खौफ अपने चरम पर पहुंच जाता है। हाँ, आंगन में जमीन के अंदर से एक हल्की पीली रोशनी दिखाई देती है और फिर मिट्टी से एक सफेद ठंडा हाथ बाहर निकलता है। बाप रे। वो उंगलियां हवा में कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो दिमाग में जम जाता है। हाथ का बाहर निकलना एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। ये मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ भी हो सकता है, और किसी को नीचे खींचने के लिए भी। बिल्कुल। इस मोड़ पर कहानीकार ने हमें अंधेरे में रखा है कि इसका इरादा क्या है। क्या वो मदद मांग रही है या बदला लेना चाहती है? और ठीक उसी वक्त जैसे ही वो हाथ बाहर आता है, हवेली के सारे दरवाजे और खिड़कियां धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो जाते हैं। अच्छा, तो अब वो फंस गया। हाँ, कहानीकार अब अंदर फंस चुका है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। यहाँ कहानी में एक निर्णायक मोड़ आता है। अब किरदार सिर्फ एक दर्शक नहीं है, वो उस नाटक का हिस्सा बन गया है, एक कैदी। उसे सामना करना ही होगा। हाँ, वो भाग नहीं सकता। उसे एक चुनाव करना होगा, या तो डर कर कोने में छिप जाए या ये जानने की कोशिश करे कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। और एक और चीज बदलती है। आंगन से अब चलने या कुरेदने की आवाज नहीं आती। तो क्या आता है? अब वहां से धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगती है, रोने की आवाज। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। आवाज का बदलना उस आत्मा के एहसास को बदल देता है। कैसे? खुरचने की आवाज में गुस्सा और बेचैनी थी, लेकिन सिसकियों में दुख है, लाचारी है। ये डर को दुख और सहानुभूति में बदल देती है। सही बात है। अब वो एक खतरा कम और एक पीड़ित ज्यादा लग रही है। वो एक मदद की पुकार है, किसी दानव की दहाड़ नहीं। ये बहुत गहरा अवलोकन है। मतलब अब डर के साथ एक जिम्मेदारी का एहसास भी जुड़ गया है। बिल्कुल। और शायद यही एहसास कहानीकार को वो करने पर मजबूर करता है जो कोई और कभी नहीं करता। वो उस पुकार का जवाब देने जाता है। हाँ, वो आंगन में उतर जाता है। हिम्मत का काम है। और आखिरी रात कहानीकार वही करता है जो कोई नहीं करना चाहेगा। वो हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खोलकर आंगन में कदम रखता है। ओह। उसे जमीन अपने पैरों के नीचे अजीब सी ठंडी और नरम महसूस होती है, जैसे दलदल हो। वो धीरे धीरे आंगन के बीचों बीच पहुंचता है, और जहां उसे अपने कानों में किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई देती है। और अचानक उसके पैरों के नीचे की जमीन धंस जाती है। तो वो गिर जाता है। नहीं, वो गिरता नहीं, बस संतुलन खोता है। और जब वो नीचे देखता है तो उसके सामने जमीन से निकला हुआ एक पीला मिट्टी से सना चेहरा है। और उसकी आंखों में कहानीकार लिखता है, उसकी आंखों में अधूरा गुस्सा था, जैसे वो बरसों से किसी का इंतजार कर रहा हो। वो अधूरा गुस्सा शब्द बहुत शक्तिशाली है। गुस्सा पूरा नहीं है, क्योंकि शायद उसका मकसद पूरा नहीं हुआ। पूरा गुस्सा तबाही मचाता है, लेकिन अधूरा गुस्सा वो न्याय मांगता है। वो चाहता है कि कोई उसकी कहानी पूरी करे। सही कहा। वो इंतजार कर रहा था कि कोई आए, कोई उसकी सुने, कोई उसे देखे। कहानीकार के वहां पहुंचने से शायद वो इंतजार खत्म हुआ। उसी पल कहानीकार को सब समझ आ जाता है। उसे एहसास होता है कि हवेली का आंगन किसी को डराने के लिए नहीं जागता, वो इसलिए जागता है ताकि कोई उसकी अनसुनी कहानी सुन सके। ये डर नहीं था, ये एक गुहार थी। हाँ, एक चीख थी जिसे सालों से किसी ने नहीं सुना था। ये कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, उसका सार। यहाँ डर का मकसद सामने आता है।
उस आत्मा को मुक्ति किसी पूजा पाठ से नहीं। बल्कि अपनी कहानी सुनाए जाने से मिलेगी। बिल्कुल। उसका गुस्सा अधूरा है क्योंकि उसकी कहानी अधूरी है, उसका न्याय अधूरा है, और कहानीकार अब सिर्फ एक गवाह नहीं है, वो उस कहानी का वाहक बन गया है। और जैसे ही कहानीकार ये समझकर अपनी आंखें बंद करता है, सब कुछ शांत हो जाता है। सब शांत। हवा चलना बंद हो जाती है, सिसकियां खत्म हो जाती हैं, वो चेहरा गायब हो जाता है, सब खत्म। अगली सुबह जब गांव वाले आते हैं तो आंगन बिल्कुल सामान्य होता है। कोई निशान नहीं। कोई निशान नहीं, कोई धसी हुई जमीन नहीं, सब कुछ पहले जैसा। ये अंत बहुत प्रभावी है क्योंकि ये सवाल छोड़ जाता है कि जो भी हुआ वो सच था या सिर्फ कहानीकार का वहम। बिल्कुल। क्या ये सब उसके दिमाग की उपज थी? हाँ, लेकिन कहानीकार एक सबूत छोड़ता है। वो लिखता है कि जब वो हवेली से बाहर निकला तो उसके पैरों में अब भी वही गीली ठंडी मिट्टी जमी हुई थी। अच्छा। और उस मिट्टी में सिर्फ उसके नहीं, किसी और के नंगे पांवों के निशान भी थे। वाह। तो ये वहम नहीं था, वो मिट्टी और वो दूसरे कदमों के निशान इस बात का भौतिक सबूत हैं कि वो अनुभव असली था। बिल्कुल। ये बताता है कि कहानी अब सिर्फ हवेली के आंगन तक सीमित नहीं है, वो कहानीकार के साथ चल पड़ी है। वो उस जगह का, उस दुख का एक हिस्सा अपने साथ ले आया है। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? ये कहानी एक डरावनी हवेली की कहानी के तौर पर शुरू होती है, लेकिन एक अनसुनी दास्तान की तलाश पर खत्म होती है। हाँ, ये सिर्फ खौफ के बारे में नहीं, बल्कि अतीत की उन आवाज़ों को सुनने के बारे में है जिन्हें दबा दिया गया था, जिन्हें किसी ने सुनना जरूरी नहीं समझा। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पूरी कहानी में आंगन खुद एक किरदार बन जाता है। सही। वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो एक जिंदा याद है, एक गवाह है जो तब तक शांत नहीं होगा जब तक उसकी कहानी सुनी ना जाए। कहानी का बोझ जो पहले उस जमीन पर था, अब वो सुनने वाले पर, यानी कहानीकार पर आ गया है। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है, पर एक सवाल के साथ। कहानीकार के पैरों में लगी वो मिट्टी इस बात का सबूत है कि वो उस रात वहां था और उसने वो कहानी सुनी। तो क्या अब वो कहानी उसी के साथ खत्म हो जाएगी, या अब उस अनसुनी कहानी को दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी है? और यही अंतिम विचार है ना? क्या कुछ कहानियां ऐसी होती जिन्हें एक बार सुन लेने के बाद आप कभी पीछे नहीं छोड़ सकते? क्या वो कहानियां आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और उन्हें दूसरों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है? शायद उस आत्मा को अब मुक्ति मिल गई है, क्योंकि उसकी कहानी को एक सुनने वाला मिल गया। अब उस कहानी को जिंदा रखने का काम उसका है।